नमस्कार। संडे सत्संग की पिछली 1-2 बैठकें हमारी मिस हो गई। सार्वजनिक जीवन में इतना उठा-पटक, भाग-दौड़ चलती रहती है कि माफ़ कीजिएगा 1-2 बार मैं नहीं आ सका। लेकिन इस बार तय कर रखा था कि नहीं, इस बार तो आना ही है, बात करनी है, इतना कुछ देश में हो रहा है, जितनी तमाम बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करनी है। पहले मैंने सोचा कि ये पटियाला में, पंजाब में जो हुआ है उसके बारे में कुछ कहूँ। अ, चूँकि जो हुआ है बहुत अजीब हुआ है। पटियाला में पंजाब में जो 2 दिन पहले हुआ, लगभग एक दंगा जिसको अखबारों में एक तरह से हिंदू और सिख समुदाय के बीच में दंगे की तरह पेश किया गया। ऐसा था नहीं, लेकिन पेश किया गया। उसके बारे में बात करना चाहता था। चूँकि मामला बड़ा विचित्र है। खालिस्तान पंजाब की राजनीति में कायदे से तो मुद्दा कभी नहीं रहा था, लेकिन जैसा भी था, वो 1996 में खत्म हो गया था। 1996 में जब औपचारिक रूप से आतंकवाद समाप्त हुआ, पंजाब में वापस एक डेमोक्रेटिक सरकार आई, अकाली दल की सरकार 1996 में बन गई थी। उसके बाद से तो ये बिल्कुल पंजाब की राजनीति का मुद्दा किसी भी तरह से नहीं रहा। तो फिर कौन है जो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं? खालिस्तान विरोधी मार्च। अरे भाई, पक्ष में कौन है जिसके विरोध में आप आ रहे हो? पंजाब की जनता तो इसके पक्ष में कभी नहीं रही। 80 के दशक में भी नहीं थी, 90 के दशक में भी नहीं थी और अब तो सवाल ही नहीं होता। तो एक खालिस्तानी विरोध मार्च निकालने वाले कौन थे? और फिर उनके जवाब में एक और जो खालिस्तानी समर्थक ग्रुप जो संत भिंडरावाले के पक्ष में नारे लगाते हुए, तलवार दिखाते हुए एक मंदिर के सामने जा रहे हैं, कौन लोग? कैसे अचानक मुद्दा बन गया? ले दे के एक ही बात समझ आ रही थी कि नई-नई सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की, और उस सरकार को उखाड़ने का। मैं कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, आप जानते हैं, लेकिन ये बात देख के तो बिल्कुल लगता है कि एक नई सरकार को उखाड़ने का तरीका है और हो ना हो किसी तरह से ये उसके ऊपर चिपका दो कि भाई तुम खालिस्तानी समर्थक। आम आदमी पार्टी से मेरे तमाम मतभेद रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तो मैंने बहुत शार्पली बोला है, क्योंकि जहांगीरपुरी और इन सब बातों पे जो उन्होंने किया, बहुत ही शर्मनाक एक स्टैंड था सरकार का। लेकिन उसे खालिस्तानी समर्थक बताना और अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताना, ये सब इतनी मतलब मूर्खतापूर्ण और इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की बातें हैं जिसमें कैसे कोई शामिल हो सकता है। मैं चाह रहा था इस पे बात करूं, पूरे इसका इतिहास बताऊं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का बयान आ गया और प्रधानमंत्री का बयान उस बात से जुड़ता है जो कि पिछले हफ्ते की एक कंट्रोवर्सी रही है, हिंदी भाषा के बारे में। यूँ भी प्रधानमंत्री से कुछ बुनियादी मतभेद के चलते कभी-कभार मुझे मौका मिलता है प्रधानमंत्री से सहमत होने का, और आज मौका मिला तो मैंने कहा ये मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए। कल देश भर के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशरी को बेहतर करने के तमाम स्ट्रक्चरल चीजों के ऊपर बातचीत हुई। अच्छी बातचीत थी, ऐसी चीजें होनी चाहिए देश में। वहां प्रधानमंत्री ने एक बात कही जो मुझे मेरे दिल को छुई, क्योंकि बहुत समय से मेरे मन की ये बात है, और मेरे मन की नहीं, बहुत लोग इससे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खैर है ही, सिर्फ अंग्रेजी में काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इन्हें जनता की भाषा में काम करना चाहिए, जुडिशरी। और अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने भी इसका समर्थन किया। संयोग ये है कि प्रधानमंत्री खुद और चीफ जस्टिस रमन्ना दोनों एक साधारण बैकग्राउंड से आए। प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन जस्टिस रमन्ना भी वो जो फूफा अंग्रेजी वाले लोग जो पहुंच जाते हैं ना ऊपर दिल्ली में, बहुत जिन लोगों की बहुतायत रहती है दिल्ली में, तमाम सर्कल्स में डोमिनेट करते रहते हैं, रमन्ना साहब उस बैकग्राउंड से नहीं है, किसान के बैकग्राउंड से। तो उन्होंने भी इस बात को माना और ये बात बहुत सुंदर लगी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा एक दूसरी बात कही, वो थी, और जो अक्सर अखबारों में रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन एक अखबार ने ध्यान से रिपोर्ट की, वो ये है कि हमारी कानून की भाषा ऐसी भाषा हो जो जनता समझ सके। अभी अलग बात है। पहली बात ये है कि सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में हो, कन्नड़ में हो, मराठी में हो, तेलुगु, तमिल, असमीज में हो। एक बात। दूसरी, जो भाषा लिखी जाए वो भाषा ऐसी हो जो जनता को समझ आए, क्योंकि ये दूसरी बात है।
कई बार कहते हैं साहब हिंदी में हमने इसको कर दिया। अब कानून की बातों को जब हिंदी में लिखा जाता है, सच कहूं मेरी इच्छा उनसे होती है भैया जरा अनुवाद करके बता भी दो कि क्या लिखा है, वो हिंदी तो समझ नहीं आती। क्योंकि कानून की हिंदी दो भाषाओं में लिखी जाती है। एक तो ऐसी खालिस पर्शियन में लिखी जाती है जिसमें आधे शब्दों का तो अर्थ समझ नहीं आता। वो किसी पुराने जमाने के आपको किरानी के पास, किसी मुंसिफ के पास जाना पड़ता है, साहब बता दीजिए इसका मतलब क्या है। या फिर ऐसी संस्कृत में लिखा जाता है जिसका कोई सर पैर नहीं पता लगता, मतलब ना वो संस्कृत है ना वो हिंदी है, और शब्दों का ऐसा गठन होता है कि उसका कोई तुक नहीं बनता। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश हैं जहां ये अनिवार्य है कि आप जब कोई कानून लिखेंगे उसको अपनी कानून की भाषा में लिख दीजिए, कोर्ट के लिए लिख दीजिए, लेकिन उसका एक वर्जन हो जो कि साधारण जनता को भी समझ आए। ये बहुत काम की चीज है। और अगर ये हो जाए, दो तीन चीजों के बारे में कई बार मुझे लगता है कि इसके नियम बन जाए कि आप कानूनी आदेश में, सरकारी आदेश में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो जनता को समझ आनी चाहिए। आप हिंदी लिखें तो वो हिंदी लिखिए जिसको जनता इस्तेमाल करती है, समझ आनी चाहिए। दूसरा, कई बार मुझे लगता है सरकारी फॉर्म बनते हैं ना, पता नहीं किस किस चीज के फॉर्म बनते हैं, और हर फॉर्म ऐसा होता है कि उसके अंदर अगर आप लिख दो, उसमें एड्रेस के लिए जितनी जगह होती है उसमें अगर आप एड्रेस लिखना शुरू करो तो आप एड्रेस लिख ही नहीं सकते। सारे सरकारी फॉर्म ऐसे बनते हैं जिसके अंदर दरअसल आप उसको भर नहीं सकते। अमेरिका के अंदर इसका एक नियम है। नियम यह है कि हर सरकारी फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि इसको चेक किया गया है और इसको भरने में आपको इतने मिनट लगेंगे, और ये फॉर्म आपको इसलिए भरवाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। ऐसा एक नियम हमारे यहाँ बन जाए। इतने फॉर्म बनते हैं, इतनी औपचारिकताएं होती है। मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में टीचर था, तो वहां बच्चों से कहा जाता था कि अपने पिताजी के सिग्नेचर करवा के लाइए, और मैंने कहा ये देखिए एमए के एडमिशन कर रहे हैं, कोई बच्चा 18 साल से कम का हो ही नहीं सकता, तो एडल्ट से हम बच्चे उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर क्यों करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने लीगल ऑफिसर से पूछा, लीगल ऑफिसर ने कहा वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन करवा लेने में हर्ज क्या है। इसके लिए बच्चे वापस भागते थे अपने गांव, बठिंडा जा रहा है, कोई पटियाला जा रहा है। इन सब में एक सरलता लाने का ये जो प्रयास है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे। अगर कोशिश करते हैं तो सलाम है उनको। सरकार अगर इस दिशा में कोई भी कदम उठाती है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक और काम की बात कही है, वो ये कहा है कि भाई मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में क्यों नहीं हो सकती, हमारी भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने शायद केवल हिंदी का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए कहा है, जो फिर ऐसी बात है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में मेडिकल कॉलेज में शिक्षा देने का प्रयास शुरू किया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। कई लोग बड़े इससे चौंक जाते हैं, अरे अरे हिंदी में आप कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ भैया अगर जापानीज में हो सकता है, अगर चाइनीज में हो सकता है, तो तमिल में क्यों नहीं हो सकता, कन्नड़ में क्यों नहीं हो सकता, हिंदी में क्यों नहीं हो सकता। तो खैर, इससे जुड़ा है पिछले हफ्ते का सवाल जिसपे काफी चर्चा। प्रधानमंत्री ने आज वो बात नहीं कही है, लेकिन कुछ महीना पहले अमित शाह जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था हिंदी ही है जो कि देश को जोड़ सकती है, और इस पे खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। पिछले हफ्ते कंट्रोवर्सी हुई। कन्नड़ अभिनेता, एक कन्नड़ अभिनेता है सुदीप, और हिंदी के एक्टर हैं अजय देवगन। माफ कीजिएगा मैं फिल्मों से थोड़ा बाहर रहता हूं तो सबको जानता नहीं हूँ। किच्चा सुदीप है कन्नड़ अभिनेता, जिन्होंने किसी फंक्शन में कहा कि देखिए हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और ये लोग जो है ना बॉलीवुड वालों पे इशारा करते हुए कहा ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं। संदर्भ क्या था? संदर्भ ये था कि उनकी किसी फिल्म के बारे में किसी ने कहा कि आपकी फिल्म तो भाई अब पैन इंडिया बन गई, क्योंकि उनकी फिल्म को हिंदी में डब किया गया था। तो उस पे ऐतराज करते हुए उन्होंने कहा कि भाई क्या हिंदी होने से मैं पैन इंडिया हो जाता हूँ, हिंदी नहीं है तो मैं पैन इंडिया नहीं हूं क्या। उन्होंने कटाक्ष किया इसके बारे में, जिस पर अजय देवगन ने ट्वीट किया। अजय देवगन वेल नोन एक्टर हैं, आप सबके अपने प्रेफरेंसेस होंगे, मैं इसके बारे में कोई चीजों के बारे में जानता नहीं तो मैं खामखा अपना ओपिनियन क्यों रखूं। अजय देवगन ने ट्वीट किया, मेरे भाई आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं।
हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा भी है, भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। कई बातें हैं जो बहुत ही विचित्र है, और एक गंभीर एक्टर इस तरह की चीजों को करे, क्योंकि एक्टर सिर्फ कोई नौटंकीबाज नहीं है। एक्टर बहुत सोचने वाले लोग होते हैं, हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, जिनके मुंह से निकली हर बात को पूरा देश सुनता है। ये आइकॉन्स हैं हमारे, और थोड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। एक तो ये कहना कि जिस भाषा, अगर आप अपनी फिल्म को किसी और भाषा में डब करवाते हैं तो वो जरूर हमारी राष्ट्रभाषा होगी। ये बड़ा विचित्र तर्क है। इतनी फिल्में हैं जिसको अंग्रेजी में डब करवाया जाता है, इसका मतलब अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। किसी फिल्म को अगर मैं चाहूं कि भाई पंजाबी में भी देखा जाए, पंजाबी में डब कर दूं, तो क्या पंजाबी मेरी राष्ट्रभाषा हो गई? तो एक तो ये तर्क ही बिल्कुल बिल्कुल कुतर्क है कि जिस भाषा में आप अपनी फिल्म को डब करवाएं वो राष्ट्रभाषा हो गई। मान लीजिए आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बड़ी मार्केट दे रही है वो फिल्म, तो क्या बड़ी मार्केट देने वाली फिल्म हमारी राष्ट्रभाषा अपने आप हो जाएगी? तो एक तो लॉजिकल फैलेसी है किसी के साथ, और शायद जो थोड़ा सा कुछ कुछ ईर्ष्या से निकल रही है। हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ साउथ इंडिया की फिल्म्स ने इतना बढ़िया किया, मैं नहीं जानता था, सब अखबारों से पढ़ी नॉलेज है कि कुछ साउथ इंडिया की फिल्मों को जब हिंदी में डब किया गया तो उन्होंने इतना शानदार बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म किया कि बंबई वाले थोड़ा पिछड़ गए, घबरा गए। तो उससे सारी निकली बात थी। तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या, कहीं ना कहीं वो जलन झलक रही है अजय देवगन जी की बात। करना नहीं चाहिए, बड़े एक्टर हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा जो कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। अरे भाई, बड़ी जबरदस्ती है। पहला तो ये कहना हमारी मातृभाषा है, आपकी होगी, मेरी भी है अजय जी। ये जो आकाशवाणी दूरदर्शन वाली हिंदी मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, संयोग से मेरी बिल्कुल मातृभाषा है, क्योंकि मेरी माँ मुझसे इसी भाषा में ही बात करती थी। लेकिन इस आधार पे ये कह देना कि हम सबकी मातृभाषा है, ये बहुत वाहियात बात है, माफ कीजिएगा। मतलब किसी के लिए यदि संयोग से अजय जी मैं हिंदी भाषा भाषी ना होता, मान लीजिए मेरी मातृभाषा हिंदी ना होती, जो इस देश की मेजॉरिटी की नहीं है, शायद वो इतना भी नहीं जानते, कैसा मुझे महसूस होगा कि ये आदमी आके मुझे बता रहा है कि मेरी मातृभाषा क्या है। कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन असली सवाल है राष्ट्रभाषा। अजय देवगन जी ने वो कहा जो कि बहुत लोग कई बार अनजाने में, कई बार शरारत से, कई बार दंभ और अहंकार से कहते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। ये बात बिल्कुल झूठ है। चौंकिएगा नहीं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। हिंदी या किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, पशु भी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान इसका कोई जिक्र नहीं करता, और ये कोई संयोग नहीं है। संविधान सभा ने काफी बहस करने के बाद तय किया था कि इस देश की कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। नेशनल लैंग्वेज नामक शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संविधान केवल ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल करता है, राजभाषा का। एक संविधान में हमारे देश की तमाम भाषाओं के लिए दो तीन कैटेगराइजेशन है हमारे सरकारी तंत्र में। एक है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो 22 भाषाएं हैं, शुरू में कम थी, शुरू में शायद 14 थी, अब 22 हो गई हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो भाषाएं हैं जिनको संविधान में रिकॉग्नाइज किया गया है, और उन तमाम भाषाओं में सरकारी चिट्ठी पत्री कम्युनिकेशन करने की सुविधा है। ये 22 भाषाएं हैं, हिंदी उनमें से एक है, मैथिली भी उनमें से एक है, और बाकी सब भाषाएं जिनको हम जानते हैं वो सब भाषाएं उनमें से एक है। तो 22 भाषाएं, हिंदी को कोई विशेष स्टेटस नहीं है। हाँ, राजभाषा, राजभाषा सरकारी काम करने के लिए हिंदी को प्रमोट किया जाए, अंग्रेजी और हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। एक जमाना था जबकि अंग्रेजी जाने वाली थी, लेकिन अंग्रेजी कभी गई नहीं। और क्यों नहीं गई?
इसी कामों की वजह से, हिंदी वालों के इस दम्भ, इस खोखले दम्भ और अंग्रेजी वालों के वर्चस्व के कारण कभी ऐसा नहीं होने पाया। और हर साल ये लगभग एक एनुअल रिचुअल है, हर साल देश में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हिंदी बनाम अन्य भारतीय भाषाओं के झगड़े के रूप में पेश किया जाता है, और अंग्रेजी उसमें कहीं नहीं आती उस झगड़े। पीछे से बहकी हुई अंग्रेजी मंद मंद मुस्काती है, काम बन गया। चल, ये जब तक लड़ते रहेंगे तब तक इस देश में अंग्रेजी का वर्चस्व चलता रहे। तो अजय देवगन जी से अनुरोध है, वैसे इसके बाद काफी कुछ हुआ। अजय देवगन जी से अनुरोध है, भाई आप एक्टर हैं, एक्टर जैसा मैंने कहा कल्चरल आइकॉन होते हैं, इस देश के प्रतिष्ठित लोग हैं। प्रतिष्ठित लोगों की जिम्मेवारी है थोड़ा सोच के बोलो। और ये आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब लोग जो आमतौर पर बातचीत में इस्तेमाल कर देते हैं ना कि साहब हिंदी राष्ट्रीय भाषा है हमारी तो इत्यादि, ऐसा कृपया न बोलिए, फैक्चुअली गलत है और बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये खुद हिंदी भाषा है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उस पर 2 मिनट में आता हूं। इस पे काफी रिएक्शंस हुए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बम्बई साहब जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने भी अपने एक्टर का समर्थन किया, सुदीप का, किच्चा सुदीप जो वहां के एक्टर हैं उनका समर्थन किया उन्होंने भी। विपक्ष के जो नेता है सिद्धरमैया जो कांग्रेस के, उन्होंने भी समर्थन किया। कुछ दिन पहले इसी तरह से हिंदी पे कंट्रोवर्सी हुई थी, तो बीजेपी के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि भाई तमिल महत्वपूर्ण है, हिंदी का ऐसा लादा नहीं जा सकता। हर बार देश में इस तरह का झगड़ा होता है, हिंदी बनाम भारतीय अन्य भारतीय भाषा। ये झगड़ा क्यों होता है? इस झगड़े की शुरुआत करने वाले हमेशा कोई ना कोई हिंदी के आग्रही प्रेमी लोग होते हैं। हिंदी ऐसे आनी चाहिए, हिंदी का झंडा उठाते हैं, कोई ना कोई दक्षिण भारत से ऐतराज करता है, एक घमासान होता है जिसके अंग्रेजी के अखबार उसको फ्रंट पेज पे छापते हैं, काम बन जाता है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, होनी चाहिए, सबको हिंदी सीखनी चाहिए, जो बिल्कुल फिजूल बात है, गलत है, देश का नुकसान होगा। क्योंकि ये जो अवधारणा है, दिक्कत ये नहीं है कि हिंदी नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह अंग्रेजी होनी चाहिए या उसकी जगह तेलुगु होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि इस देश में एक भाषा हो, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। ये किसने बताया है वन नेशन वन लैंग्वेज? भैया यूरोप का फॉर्मूला था, उन लोगों के विचारों की दिक्कत थी। हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर कोई है, त्रासदी हमारी है, एक त्रासदी तो ये है कि हमारे पे औपनिवेशिक राज हुआ। दूसरी त्रासदी ये है कि जिन लोगों ने बेचारों ने हम पे राज किया वो बेचारे भाषाई दृष्टि से काफी समुचित लोग थे, कल्चरली लिंग्विस्टिकली चैलेंज लोग थे। सिर्फ एक भाषा आती थी, ये सिर्फ अंग्रेजों की दिक्कत रही है, फ्रेंच लोगों की दिक्कत नहीं है, जर्मन लोगों की नहीं हुआ करती थी। ये सब कई भाषाएं जानते थे। अंग्रेजों की बेचारों की एक दिक्कत थी कि वो केवल एक भाषा जानते थे, और वो ये एक सिद्धांत लेके आए कि एक देश एक भाषा, जो एक बेचारे छोटे से द्वीप की समस्या थी, उन्होंने पूरी दुनिया का सिद्धांत बना दिया। ऐसे सिद्धांत में मानने की कोई जरूरत नहीं। भारत को एक देश एक राष्ट्रीय भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा राष्ट्रीय कोई हो नहीं सकता। और उस राष्ट्रीय आंदोलन ने बड़े तसल्ली से बात करके सोच के तय किया था कि हमें किसी एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत नहीं है, इस देश में तमाम भाषा। हिंदी वाले कहते हैं चलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं, हम देश की सबसे बड़ी भाषा है। वो 2011 का सेंसस कहता है कि देश के लगभग 44% लोग हिंदी भाषी हैं। पहली बात तो ये कि भाई 44% जो है वो मेजोरिटी से कम है। याद रखिए कि इस देश के 56% लोग हिंदी भाषी नहीं है, तो अगर मेजोरिटी का रूल है तो हिंदी का तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप मान लीजिए 65% भी हो, मान लीजिए 80% भी हो, तो क्या आपको हक मिल जाता है बाकी 20% को दबाने का, अपनी भाषा उन पर लादने का? ये बात सोवियत संघ में हुई थी, रूसी भाषा सब प्रदेशों पे लाद दी गई थी, और अंत में सोवियत संघ के विघटन के जो कारण बने उनमें से एक ये था कि उन्हें महसूस होता था कि रशियन भाषा हम पर लादी गई।
बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का, उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि बंगाली मुसलमान को लगता था कि ये उर्दू हम पे लादी जा रही है। भाषा लादने से देश टूटते, बनते नहीं। एक भाषा की कोई आवश्यकता नहीं। एक और बात चलते चलते हम नोट कर लें, वो ये कि जो कहा जाता है कि 43% भारतीय, 43.6% भारतीय हिंदी बोलते हैं, ये बात दरअसल पूरी तरह से सच नहीं। अगर आप सेंसस में देखें, तो सेंसस में क्या होता है, किसी के घर जाता है कोई सेंसस का व्यक्ति, आमतौर पर स्कूल का टीचर, और उन लोगों से पूछता है जी आपकी भाषा क्या है। जो वो भाषा बताते हैं वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। तकनीकी नियम ये है कि अगर आप यहाँ दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि मेरी भाषा ग्रीक है, आप ये कह दीजिए कि मेरी भाषा गणित है, तो सेंसस वाले को लिखना पड़ेगा कि आपकी भाषा गणित है, कि हम तो केवल 1 2 5 7 में बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। व्यवहार में क्या होता है, सेंसस ऑफिसर वहीं का एक स्कूल का टीचर होता है, जो जाके कहता है हाँ जी आप हिंदी बोलते हो ना, हाँ जी हाँ जी हिंदी बोलते हैं, ठीक है जी लिख लिया जाता है। मगर इस सब के बावजूद कभी हरियाणा के गांव में जाता है, हरियाणा के शहर में जाता है, घर में लोग बोल रहे हैं, बागड़ी बोल रहे हैं लोग, हरियाणवी, जैसे हरियाणवी बोला जाता है, हरियाणवी में भी कई कई भाषाएं हैं, तो कोई बागड़ी बोल रहा है, सेंसस के मास्टर जी आते हैं, आप तो हिंदी बोलते हैं ना जी, हाँ जी हिंदी बोलते हैं, लिखा गया। इसके बावजूद भी यदि आप सेंसस में देखें, तो केवल 26% लोग दर्ज करवाते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं। बाकी लोग क्या दर्ज करवाते हैं? सेंसस में आप देखेंगे तो पाएंगे कि 5 करोड़ से अधिक लोग कहते हैं कि उनकी भाषा भोजपुरी है। लेकिन उस भोजपुरी को कहा जाता है कि ये हिंदी की एक सब क्लासिफिकेशन है, इसको हिंदी में दर्ज कर लिया जाता है। पहले मैथिली के साथ भी ये होता था, जो मैथिली बोलते थे उनको कहा हाँ आप मैथिली बोलते हैं, ठीक है आप हिंदी बोलते हैं, तो मैथिली रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन जब उसे फिगर्स रिलीज किए जाते थे तो मैथिली को हिंदी की उपभाषा के रूप में रिकॉर्ड किया जाता। तो ये जो 43.6% का फिगर है, ये ऐसे पहुंचा है कि तमाम भाषाओं को, अब इसमें भोजपुरी है, मगही है, मैथिली अब नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ साल से जब से मैथिली को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा मिला है, तब से मैथिली को एक अलग से काउंट किया जाता है, लेकिन भोजपुरी को नहीं, मगही को नहीं, अवधी को नहीं, ये अपने ब्रज को नहीं, जहां से हिंदी का उद्गम होता है, बुंदेलखंडी नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं, छत्तीसगढ़ में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थान में बागड़ी है, अलग अलग इलाकों की ये जो ढूंढाड़ का जो इलाका है वहाँ अलग भाषा बोली जाती है, कोटा बूंदी का जो इलाका है वहाँ हाड़ौती बोली जाती है। फिर आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, वहाँ भीली भीली है, वहाँ मालवा की भाषा अलग है, निमाड़ की भाषा अलग है। इतनी इतनी भाषाएं जिनको सबको हिंदी कह दिया जाता है। अब आप कहेंगे देखिए बोलियां हैं, ज्यादा इसमें अंतर मत कीजिए। अरे हुजूर सच्चाई ये है कि अगर वहां कहीं बिहार के इलाके से जब कुछ लोग मेरे गांव में आए, तो सच ये बात ये है, हमारे गांव में एक छोटा सा कैंप था, तो बिहार के हमारे साथी आए। अब उनकी गांव की भाषा और मेरे गांव की भाषा में कम से कम उतना फर्क जरूर था जितना हिंदी और पंजाबी में होता है, जितना हिंदी और डोगरी में होता है, जितना कि हिंदी और गुजराती में जो अंतर है, कम से कम उतना अंतर जरूर था। समझ नहीं सकते हो एक दूसरे की भाषा। तो ये जो बोलियों में इतनी सारी तथाकथित बोलियां हैं, ये बोलियां दरअसल भाषाएं हैं। किसी ने पूछा था कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो किसी भाषाविद ने बड़ा सोच के जवाब दिया, जिस बोली के पास अपना राजतंत्र हो और अपनी सेना हो, वो भाषा बन जाती है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो हिंदी दरअसल एक भाषा नहीं है, हिंदी भाषाओं का समुच्चय है। ये बात सिर्फ हिंदी पे लागू नहीं होती, ये बात बांग्ला पे भी लागू होती है। बांग्ला में भी अब कलकत्ता वाली बांग्ला सब पूरे बंगालियों पे लाद दी गई है। ये बात मराठी पे भी लागू होती है, ये बात कन्नड़ा पे भी लागू होती है, तमाम भाषाओं पे लागू होती है। लेकिन हिंदी पे और भी ज्यादा, क्योंकि एक बहुत बड़े समुदाय की न जाने कितनी बोलियों को, भाषाओं को एक छात्र के नीचे हम ले आए हैं, जिसे कहते हैं हिंदी। तो ये जो आकाशवाणी दूरदर्शन की हिंदी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, जिसमें
हम अक्सर अपना आप सरकारी संवाद करते हैं जिसमें आमतौर पे फिल्में भी बनती हैं। हालांकि आजकल फिल्मों में हमारी भाषाओं का ज्यादा संसार ज्यादा सघन हो गया है। ये भाषा, इसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है। मेरा अनुमान है कि ये देश में 10% से ज्यादा ये लोग भाषा नहीं बोलते, क्योंकि दरअसल ये भाषा सिर्फ शहरों में बोली जाती है और ब्रज के नजदीक के कुछ इलाकों में खड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा ये भाषा अभी भी इस देश की भाषा है नहीं, ये कृत्रिम भाषा है। ये भाषा संवाद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये भाषा, इस भाषा के जरिए तमाम हिंदी इलाके के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे नागालैंड के लोग नेगेमीज नामक एक भाषा के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि नागालैंड जैसे छोटे से देश में 16, छोटे से प्रदेश में 16 भाषा, और वो एक दूसरे से बात करने के लिए एक भाषा करते हैं। हिंदी कुछ वैसी है जिस हिंदी का हम आज प्रयोग कर रहे हैं। खैर, एक तरफ ये विचार है, तो दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट विचार होता है। ऑपोजिट विचार ये होता है कि हिंदी के वर्चस्व को समाप्त कीजिए, हिंदी जरूरत से ज्यादा इस देश में डोमिनेट करती है, और यदि हमें आगे बढ़ना है इस देश में तो हमें हिंदी नहीं अंग्रेजी का सहारा लेना है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की लड़ाई का इस्तेमाल हमेशा अंग्रेजी के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और बेचारे हिंदी वाले बिना इस बात को समझे, यह गुलाम की सबसे बड़ी त्रासदी यही कि गुलाम एक दूसरे से झगड़ता है। अंग्रेजों ने इस देश में राज किया, अंग्रेजी फौज के सहारे नहीं, अंग्रेजी तो बहुत कम थे इस देश में। अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़ा के राज किया, और यही काम अंग्रेजी आज कर रही है। अंग्रेजी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे से लड़ा के खड़ी हो जाती है, और फिर कहा जाता है हिंदी क्या है, कई भाषाओं में से एक है, इसमें क्या महत्व है। अंग्रेजी इस देश को एक करेगी। यदि आपको इस देश को एक बनाना है तो अंग्रेजी से करना होगा। पहली दिक्कत तो ये, जैसा मैंने कहा, इस देश को कोई एक भाषा की जरूरत नहीं। और दूसरा, अंग्रेजी इस देश में केवल विदेशी भाषा नहीं है। राम मनोहर लोहिया बार बार कहते थे, उन्हें वो कहते थे अंग्रेजी से मेरे को दिक्कत ये नहीं है कि ये विदेशी है, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सामंती भाषा है, मतलब इस देश के उच्च वर्ग की भाषा है। अंग्रेजी में कुछ भी होने का मतलब है कि जिन लोगों को पहले से, जिनकी जेब में 4 पैसे फालतू हैं, वो लोग आगे जाएंगे। अगर आपने देखना है तो आज दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज आधे से ज्यादा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन ना तो उनको, अधिकांश को हिंदी में पढ़ाया जाता है, ना उनके लिए हिंदी में टेक्स्ट बुक है। कई विषयों में तो क्वेश्चन पेपर तक हिंदी में नहीं बनता है, और वो बच्चे हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट करते हैं। अब आप सोचिए, बिल्कुल ये तो एकदम औपनिवेशिक स्थिति है ना। सो एक तरफ हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने वाले लोग, दूसरी तरफ कहते हैं साहब अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी इस देश में आगे बढ़े। हिंदी क्या है, हिंदी तो तमाम भाषाओं में से एक है। इन दोनों के बीच एक संतुलित दूरगामी दृष्टि बनाने की जरूरत है। क्या हिंदी का इस देश में कोई महत्व नहीं है? क्या हिंदी बाकी सब भाषाओं जैसी ही एक भाषा है? नहीं, मैं मानता हूं हिंदी का एक विशेष महत्व, हिंदी की एक विशेष भूमिका है, हो सकती है, लेकिन वो इस कारण से कि हिंदी अभी भी बहुत बड़े इलाके में समझी जा सकने वाली भाषा है। हिंदी हम काफी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की भाषा बन सकती है। हिंदी इलाकों के बाहर जाइए, जब मैं पश्चिमी उड़ीसा में जाता हूं, संबलपुर, बरगढ़, वहां मैं पाता हूं कि हिंदी के जरिए काफी कुछ संवाद हो सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश इलाकों में जब मैं रहता हूं, तो फिर महसूस होता है कि हिंदी हमें बाकी लोगों से जोड़ सकती है। कर्नाटका के भी, जब उत्तर कर्नाटका के इलाकों में, धारवाड़, हुबली, इन सब इलाकों में जाते हैं, हिंदी का एक महत्व दिखाई देता है। तेलंगाना में, हैदराबाद और उसके इलाके में जाते हैं, हिंदी हिंदुस्तानी आपको मदद करती है। अ, केरला में यदि आप एक संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल सकते हैं तो आपको समझने वालों की संख्या थोड़ा सा बढ़ जाती है। पंजाबी के इलाकों में तो जाहिर है, पंजाबी, डोगरी, जम्मू के सब इलाकों के अंदर, और बंगाल के भी, जब आप मेदिनीपुर और इधर से बिहार से सटे हुए इलाकों में जाते हैं, बंगाल के कुछ इलाके तो हैं जहाँ हिंदी बोलना आज भी सामान्य प्रचलन है, इस्लामपुर वगैरह का जो इलाका है। यही बात असम पे लागू होती है, ये आप अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल कर सकते हैं।
हिंदी का एक विशेष महत्व है, बन सकता है। हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों के मन की भाषा बन सकती मगर उसकी कुछ शर्त है। बन सकती है नहीं, बन सकती है, एकमात्र नहीं। और जैसा मैंने कहा, कोई एकमात्र देश की भाषा हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी कमेंट्री ने आपको बताया है, हिंदी सिनेमा ने हमें सिखाया है कि हिंदी बहुत दूर जा सकती है। देश को जोड़ने में जो तमाम फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं, उनमें हिंदी का भी एक विशेष महत्व है। और याद रखिए, हिंदी की इस आधार पर वकालत करने वाले लोग गैर हिंदी भाषी रहे। प्रधानमंत्री खुद गैर हिंदी भाषी हैं। महात्मा गांधी इसकी वकालत करते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये बात कही, भगत सिंह भी ऐसा मानते थे। अलग अलग भाषाओं के लोगों ने इस आधार पे हिंदी के विशेष रोल की वकालत की। तो हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा बन सकती है, बशर्ते 5 शर्तें साहब ऐसा करने की। और खासतौर पे हिंदी भाषा भाषियों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप हिंदी के बारे में गंभीर हैं, अगर आपको इस देश से लगाव है, तो मेरी ये 5 बातें ध्यान से सुनिए और इन 5 बातों पे अमल करना शुरू कीजिए। पहली बात, हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना बंद कर दीजिए। हिंदी को दूसरों पे लादना बंद कर दीजिए। हिंदी की तरफ से अहंकार दिखाना बंद कर दीजिए। मैं दूसरों से बड़ा हूं, मैं ही तुम्हें देख करूंगा, मेरी भाषा सीखोगे तो तुम कुछ बनोगे, जैसा अजय देवगन कहते हैं, ये हमारी मातृभाषा है। अरे आप एक बंगाली और तमिल को बोल रहे हो, एक कन्नडिगा को बोल रहे हो, ये हमारी मातृभाषा है। कैसा महसूस होगा? इस किस्म का अहंकार त्याग दीजिए, पहली शर्त। दूसरी, याद रखिए कि अहंकार त्यागने के पीछे कोई आप बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। ये अहंकार त्यागने का बहुत अच्छा कारण है। कारण क्या है? हिंदी बहुत बच्ची है इस देश की बाकी भाषाओं के सामने। आयु के लिहाज से और सांस्कृतिक समृद्धि के हिसाब से हिंदी बहुत छोटी भाषा है। संख्या में बड़ी है, कई बार घर का सबसे छोटा भाई बहुत अमीर बन जाता है, संख्या में बहुत बड़ी है। लेकिन याद रखिए, तमिल के सामने, कन्नड़ा के सामने, मलयालम के सामने, देश की ज्यादातर भाषाओं के सामने हिंदी बहुत छोटी है। जिसे हिंदी की उपभाषा कहा जाता था, मैथिली, वो मैथिली भाषा दरअसल आज की आधुनिक हिंदी से ज्यादा पुरानी है। तो हिंदी भारतीय भाषाओं के परिवार की छोटी बहन, आयु दृष्टि से भी और एक सांस्कृतिक समृद्धि की दृष्टि से भी। जिस तरह के ग्रंथ क्लासिकल कन्नड़ा में, तमिल में, भारतीय भाषाओं बाकी सब में, वैसी हिंदी में नहीं। तो हिंदी को सर झुकाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि देश की एकता के लिए हम कोई एहसान कर रहे हैं, उदार कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि दरअसल दूसरी भाषाएं हमसे ज्यादा समृद्ध हैं। उनको साथ लिए बिना हम चल नहीं सकते। तीसरी बात, कि हिंदी को खुद अपनी भाषाओं के प्रति उदारता बरतनी चाहिए। जैसा हमने लंबी बात अभी की, हिंदी में न जाने कितनी भाषाएं हैं, कम से कम 3 दर्जन भाषाएं हिंदी के भीतर समाहित हैं, जिनको सेंसस फाइनली हिंदी की अम्ब्रेला में समेट के कह देता है सब हिंदी। इन सब भाषाओं का शब्द संसार बहुत अलग है, इनका वाक्य रचना बहुत अलग है। आपने कभी देखा होगा, आपके बिहारी मित्र काकी के अंदर हमेशा जेंडर मिस्टेक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भोजपुरी में बांग्ला की तरह वो जेंडर विभेद है ही नहीं, जो कि खड़ी बोली में। और हम सब लोग खड़े होके कहते हैं देखो इनको हिंदी बोलनी नहीं। अरे वो तो अपनी मातृभाषा में सोच रहे हैं, अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं। जो भाषा आपने उन पे लाद दी है, उसमें वो विभेद है जो उनके मन में है ही नहीं, है ना? तो हिंदी को अपनी तमाम, जिन्हें उपभाषाएं कहा जाता है, उन्हें भाषाओं की तरह उनका सम्मान करना होगा। ये हिंदी बोलने के गलत तरीके नहीं है, ये हिंदी की तमाम भाषाएं हैं और इन्हीं भाषाओं से हिंदी समृद्ध होती है।
अगर प्रभात जोशी के लेख को आप पढ़ें, जो मैं बहुत खुशी से पढ़ता था, मेरे बहुत प्रिय लेखकों में से एक थे, बार बार वो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन से शब्दों को लेके आते थे, कहते थे इसके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, यही शब्द ठीक है इसके। हिंदी इसी तरह से समृद्ध होगी। हिंदी बाकी सब अपनी उपभाषाएं जिन्हें कहा जाता है, अपनी बोलियां कहा जाता है, हिंदी अपनी भाषाओं की जानकारी से, उनका सम्मान करके, उनमें डूब कर ही हिंदी बेहतर बन सकती है। तीसरी, चौथी बात कि हिंदी को यदि आगे बढ़ना है तो शुद्धता का आग्रह छोड़ना होगा। अगर हिंदी को लिंक लैंग्वेज बनना है तो हिंदी को अपने तोड़े मरोड़े जाने से ऐतराज करना बंद करना, क्योंकि वही भाषा लिंक लैंग्वेज बनती है जिसको लोग अपने हिसाब से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। आजकल अंग्रेजी के साथ भी ये करते हैं ना, अंग्रेजी की टांग तोड़ना हमारा राष्ट्रीय खेल। क्यों? क्योंकि हर कोई अंग्रेजी इस्तेमाल करना चाहता है। जिस भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी माँ की बोली का स्वरूप लेके आएंगे। आई एम हैविंग टू काउस। क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमारे 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 पास दो गायें हैं, हम दो गायें रखते हैं। हमारी भाषा हमारी दूसरी भाषा को प्रभावित करती है। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी का विस्तार हो तो हमें स्वीकार करना होगा कि हिंदी तमाम ऐसे तरीकों से बनेगी, बढ़ेगी, बदलेगी जो हमें स्वीकार्य नहीं, जो ग्रामर की बुक में नहीं, जो व्याकरण के नियमों को तोड़ती है। हिंदी को बम्बैया स्टाइल में बोला जाएगा, हिंदी को ममता बनर्जी की बांग्ला हिंदी के स्टाइल में बोला जाएगा। अभी मैंने फिल्म देखी 83, जिसके अंदर भारतीय टीम के मैनेजर वो हैदराबादी हिंदी बोल रहे हैं, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी दक्षिणी बोल रहे हैं। उसको वो बिल्कुल बिल्कुल अलग भाषा है, आपको देखते हुए लगेगा अरे इस आदमी को हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन नहीं साहब, वो बाकायदा शुद्ध भाषा बोल रहे हैं जो कि हैदराबाद में हिंदुस्तानी बोली जाती है। तो आपको हिंदी को तमाम उसके अलग अलग रजिस्टर्स में बोलने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो। और पांचवी और अंतिम बात, अगर आपको हिंदी से प्यार है तो हिंदी की पूजा अर्चना करना बंद कर दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए वो काम करने के लिए जो हिंदी सामान्यतः नहीं करती। इस्तेमाल कीजिए अपने घर में, इस्तेमाल कीजिए अपने व्हाट्सएप संदेशों में। मैं आजकल देखता हूँ व्हाट्सएप संदेश ज्यादातर रोमन में लिखे जा रहे हैं। जो लोग अंग्रेजी ठीक से नहीं जानते व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अंग्रेजी में लिखते हैं। आजकल देवनागरी में लिखना इतना आसान है, हिंदी में लिखना इतना आसान है, तो लिखेंगे हिंदी, लिखेंगे रोमन में, वो भी गलत लिखेंगे और फिर झगड़ेंगे कि मेरा राष्ट्र महान, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। भाई ये सब करना बंद कर दीजिए। हिंदी के लिए झंडे उठाना बंद कर दीजिए, हिंदी को हार पहनाना बंद कर दीजिए, हिंदी की पूजा करना बंद कर दीजिए, हिंदी की टांग तोड़िए, इस्तेमाल कीजिए, हिंदी का साइंस में इस्तेमाल कीजिए, इकोनॉमिक्स की बात करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, भविष्य के सोचने के लिए हिंदी का इस्तेमाल कीजिए। केवल बचपन के संस्मरण के लिए हिंदी का इस्तेमाल न करें। आज की दुनिया और भविष्य के लिए हिंदी का इस्तेमाल कीजिए। हिंदी में नई किताबें लिखिए, हिंदी में बच्चों की कहानियां लिखिए, बच्चों को हिंदी की कहानियां सुनाइए, हिंदी की कहानियों की किताबें ढूंढिए बच्चों के लिए। बहुत प्रिय सब्जेक्ट है मेरा, जिसको बात कभी करेंगे। हिंदी तब आगे बढ़ेगी अगर हिंदी का इस्तेमाल होगा। आज भी आप एक बंगाली के घर चले जाइए, एक मराठी के घर चले जाइए, मराठी मिडिल क्लास शहरी पुणे के घर में आपको एक मराठी न्यूज़पेपर मिल जाए। बंगाल के, कलकत्ता के बड़े ऊंचे अंग्रेजी बोलने वाले साहब के घर में आपको बंगाली न्यूज़पेपर मिल जाएगा, हो सकता है देश मैगजीन भी मिल जाए। हिंदी बोलने वालों के इलाहाबाद में, पटना में, दिल्ली में आप किसी के घर चले जाइए, आपको एक शब्द हिंदी का दिखाई नहीं देगा। न किताब दिखेगी, न पत्रिका दिखेगी, न अखबार दिखेगा। ये जरूरत है। अगर आप हिंदी का भला करना चाहते हैं, अगर आपको हिंदी से प्रेम है, जो मुझे है, इसलिए नहीं कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा है, ये सब वाहियात चीजें हैं, लेकिन इसलिए कि इस भाषा में मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ ने मुझसे इस भाषा में बोला, इसलिए मुझे प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी बांग्ला से बेहतर है या कन्नड़ से बेहतर है या तमिल से बेहतर है, बल्कि इसलिए कि एक सुंदर भाषा है।
इस भाषा को यदि हम और सुंदर बना सकते हैं और अगर देश के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए, शुद्धता का आग्रह छोड़िए। जो सरकारी दफ्तरों में जिस तरह की हिंदी लिखी जाती है उससे तो भगवान बचाए, उससे दूर हटिए और हिंदी को आगे व्यवहार में लेके। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ना होनी चाहिए, लेकिन देश के दिल की भाषा बन सकती है। कई बार मैं देखता हूं दक्षिण भारत के हमारे साथी अपनी कुछ दिल की बात कहने के लिए कभी कभी हिंदी फिल्म का एक गाना बोलते हैं। वो होती है जब आपके दिल की भाषा बन सकती है, लेकिन वो तभी जब आप इन 5 सूत्रों का ध्यान रखें। उम्मीद है भाषा के सवाल पे हम लोग ध्यान से सोचेंगे, संजीदा तरीके से सोचेंगे, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े राजनैतिक सवालों में से एक भाषा का सवाल। ऊंच नीच के सवाल में भाषा का सवाल है, विषमता के सवाल में भाषा का सवाल, एकता और विविधता के सवाल में भाषा का सवाल। आपने इस बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।